हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना पांडे सर। शुरू करते हैं आज का सिलसिला। तो चलिए बेटा जी शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो फोटोसिंथेसिस का आज जो हमें पता है कि इस तरीके से CO2 वाटर मिलकर के कैसे ग्लूकोज बना रहे हैं और कैसे ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है। इस पूरी प्रोसेस को हमने समझा और कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट के बारे में समझा कि एरिस्टोटल ने क्या कहा है ना, जैन इन्जनहॉज ने क्या कहा, TW एंगलमैन ने क्या कहा, वॉन सैक ने क्या कहा, वॉन नील ने क्या कहा। यानी वो हम एक्सपेरिमेंट पढ़े जो फोटोसिंथेसिस को बताने के लिए साइंटिस्टों ने किया था कि इस तरीके से प्रोसेस होता है। आज हम लोग बात करेंगे बेटा जी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की जगह कहाँ होती है। हमें तो ये पता है कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो आज हम लोग बात करेंगे कि उसका जगह क्या है। तो हेडिंग लाएंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है बेटा जी? देखिए, जनरली वैसे तो कहा जाता है कि फोटोसिंथेसिस ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट होती है, केवल लीव्स में ही नहीं होती है। सारी ग्रीन पार्ट्स, प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट्स हैं, चाहे स्टेम हो, लीफ हो, फ्रूट हो, फ्लावर हो, यदि वो ग्रीन है तो उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है बेटा जी। क्लियर? अब यहां पर एक लीव्स के अंदर हम देखेंगे कि लीफ के अंदर वो कौन सी पार्टिकुलर स्पेस है जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो अगर बेटा जी लीफ की एनाटॉमी देखें तो सबसे ऊपर आपका क्यूटिकल आएगा। क्या आएगा? क्यूटिकल आएगा। क्यूटिकल के नीचे की जो सेल्स होंगी बेटा जी उसको बोलेंगे एपिडर्मिस। हम लोग क्या देख रहे हैं, मैं फिर से रिकॉल कर दूं, हम लोग फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा है? लीफ में। लीफ की सेल्स के अंदर वो पार्टिकुलर प्लेस को ढूंढ रहे हैं और पार्टिकुलर सेल को ढूंढ रहे हैं जिस सेल में क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो फोटोसिंथेसिस होती है। तो इस लीफ के अंदर चलते हैं और ये देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। चलो देख लेते हैं। ये लीफ है, लीफ का एनाटॉमी मैंने क्रॉस सेक्शन निकाला। ऊपर वाला लेयर जो है बेटा जी उसको बोलेंगे क्यूटिकल, नीचे वाला लेयर जो है एपिडर्मिस। क्लियर बेटा जी? एपिडर्मिस के नीचे इस तरीके से कुछ टिश्यूज होंगे, पैरेन्काइमा सेल्स होंगी, पैलेसिड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, कई तरीके की पैरेन्काइमा सेल्स होती है बेटा जी। क्लियर? अब इस पैरेन्काइमा की जो ये सेल्स हैं, इसी सेल्स को हम मीजोफिल सेल्स भी बोलते हैं। और इसी मीजोफिल सेल्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट और उस क्लोरोप्लास्ट में होता है फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स हम ये समझ गए कि ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, मे बी लीव्स, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, इस लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट और वहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। सोचिए कितना अंदर जाकर हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस कहां हो रही है बेटा जी। क्लियर? तो एक शब्द में लिख सकते हैं ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट के ऑल ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। इतनी बातें समझ में आ गई। और लीफ के मीजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। चल आगे बढ़ते हैं। अब जरा हमें यह पता चल गया कि मीजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी मीजोफिल लीफ की एक सेल है जिसमें बेटा जी क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है। तो जरा हम देखते हैं कि जहां पर एक्चुअल फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ATP, NADPH2 बनना,
ग्लूकोज बनना, वो जगह कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो चीजें देखते हैं। तो हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में अब क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे। देखो ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, एक सेल ऑर्गेनेली है जो डबल मेम्ब्रेन की बनी होती है। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन और ये इसका होता है इनर मेम्ब्रेन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट इट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट इज मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, यानी क्लोरोप्लास्ट ऐसे कह सकते हैं कि इज सराउंडेड विथ टू मेम्ब्रेन। अब बेटा जी इस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ लिक्विड पार्ट होता है, कुछ लिक्विड पार्ट होता है। उस लिक्विड पार्ट को हम लोग स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं, यानी स्ट्रोमा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो लिक्विड होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा में अनेक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रोमा में अनेक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है स्ट्रोमा के अंदर, इस तरीके से क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक एग्रीगेट होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेनम। पूरे क्लोरोप्लास्ट में बेटा जी ग्रेनम 10 to 100 हो सकते हैं। अब ये जो ग्रेनम बना है, जिस स्पेशल प्लेट से बना है, उस स्पेशल प्लेट को बोलते हैं थाइलेक्वाइड प्लेट। थाइलेक्वाइड। तो यहां पर ध्यान समझिए, क्लोरोप्लास्ट इज द डबल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा आर प्रेजेंट। स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। इस स्ट्रोमा के अंदर अनेक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, सिक्के जैसी क्वाइन है ना, जो सिक्का 10 का 5 का क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को थाइलेक्वाइड बोलते हैं। जब थाइलेक्वाइड एक के ऊपर एक इकट्ठा होकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, ग्रुप ऑफ थाइलेक्वाइड बनाता है, उसको बोलते हैं ग्रेनम। और ये बेटा जी सारे ग्रेनम एक दूसरे से एक स्पेशल टाइप के थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होती है, जिस थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिली या लैमिला, है ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अब इस स्ट्रोमा के अंदर कुछ और होता है। इसके अलावा एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रूबिस्को। क्या कहते हैं? रूबिस्को। इट इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर। रूबिस्को जो एंजाइम होता है, हम लोग पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन में बड़ा इसका रोल होता है। रूबिस्को एंजाइम CO2 से भी एफिनिटी शो करता है, O2 से भी एफिनिटी शो करता है। डार्क रिएक्शन में इसका यूज होता है। यानी डार्क रिएक्शन में जब CO2 स्ट्रोमा में आता है, जब ग्लूकोज बनने की प्रोसेस होती है, तो उस समय रूबिस्को एंजाइम पार्टिसिपेट करता है उसमें अपना फंक्शन, है ना। अभी बस इतना समझो बेटा जी कि इस स्ट्रोमा में एक स्पेशल टाइप की एंजाइम होती है। दिस एंजाइम इज ऑल्सो नोन एज रूबिस्को। इस एंजाइम को क्या बोलेंगे? रूबिस्को बोलेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। इसके अंदर सर्कुलर डीएनए भी होगा। डीएनए होगा तो आरएनए भी होगा, क्योंकि डीएनए के टेम्पलेट पर आरएनए बनेंगे, है ना बेटा जी। तो इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने देखा, जो कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, यानी पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। इतनी बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब इस क्लोरोप्लास्ट को रफ करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इकट्ठा करते हैं, जो बड़े काम की है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में काम आएगा। सुनिए, हमने तो देख लिया कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। अब हम देखेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरीके की जो प्लेट थी, जिसको थाइलेक्वाइड प्लेट आपने बोला, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि आपको इजी विजुअल होगा। ये देखिए, ये थाइलेक्वाइड प्लेट है बेटा जी, थाइलेक्वाइड
थैलेक्वाइड प्लेट, है ना। इसी थैलेक्वाइड प्लेट के एग्रीगेशन को ग्रेनम कहते हो। अब इस थैलेक्वाइड प्लेट के इनर सरफेस पर आप जाओगे या थैलेक्वाइड प्लेट के मेम्ब्रेन पर जाओगे तो आपको इस तरीके की बॉल लाइक कुछ स्ट्रक्चर दिखेंगे, कुछ बॉल लाइक रॉकेट लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे बेटा जी। उस रॉकेट लाइक स्ट्रक्चर को आप बोलते हो क्वांटाजोम। क्या बोलते हो? क्वांटाजोम। क्लियर? और इसे क्वांटाजोम के ऊपर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी क्वांटाजोम के ऊपर क्या होते हैं? क्लोरोफिल। एवरी क्वांटाजोम पॉजेस 230 to 50 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, यानी 230 से 250 तक के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इसी क्वांटाजोम के ऊपर होते हैं। इसी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को हम लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसका काम होता है सनलाइट के सोलर एनर्जी को ट्रैप करना, उस एनर्जी को लेना और उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इतनी बातें समझ में आ गई। तो हमने अभी तक क्या जाना? हमने ये जाना कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्लोरोप्लास्ट में हमने देखा कि ग्रेना है ना, ग्रेनम है, और सारे ग्रेनम को मिलाकर ग्रेना बोल देंगे। 10 to 100 तक हो सकते हैं। ग्रेना जिस प्लेट से मिलकर बना है उस प्लेट को हमने थैलेक्वाइड प्लेट बोला बेटा जी। थैलेक्वाइड प्लेट के मेम्ब्रेन में हमने क्लोरोफिल यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल को देखा। इतनी बातें समझ में आ गई? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो हमने दो बातें पढ़ा, यहां पर दो बातें बेटा जी पढ़ा। अब जो फोटोसिंथेसिस होती है हम सीख गए कि सर ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के दो फेज होते हैं। एक होता है लाइट फेज या लाइट रिएक्शन, और एक होता है डार्क फेज या डार्क रिएक्शन, है ना। जो लाइट फेज या लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का होता है वो मेम्ब्रेनस पार्ट में होता है। मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन जो होती है ना, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनस मैं पूरा लिख दूं, जो मेम्ब्रेनस पार्ट में होती है। कहां होती है? जो मेम्ब्रेनस में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फोटोसिंथेसिस के अंदर दो प्रोसेस, एक लाइट प्रोसेस, दूसरा डार्क प्रोसेस। लाइट प्रोसेस मेम्ब्रेनस पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट बोले तो बेटा जी ग्रेनम हो गया, थैलेक्वाइड हो गया, ये सब मेम्ब्रेन के पार्ट हैं। स्ट्रोमा, लैमिली हो गया, ये सारे मेम्ब्रेनस पार्ट हो गए। जो डार्क फेज होता है फोटोसिंथेसिस का वो होता है फ्लूइड पार्ट में। किसमें बेटा जी? फ्लूइड पार्ट। फ्लूइड पार्ट बोले तो स्ट्रोमा। तो बहुत क्लियर यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शन होते हैं। मेरी पूरी फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बनना इतना आसान नहीं है, दो प्रोसेस से ग्लूकोज बनता है, एक लाइट प्रोसेस से, दूसरा डार्क प्रोसेस से। एक प्रोसेस होगा मेम्ब्रेनस पार्ट में, दूसरा प्रोसेस होगा फ्लूइड पार्ट में। जो मेम्ब्रेनस पार्ट में प्रोसेस होगा उसमें ग्रेनम में हो सकता है, थैलेक्वाइड में हो सकता है, स्ट्रोमा, लैमिली में हो सकता है बेटा जी। और जो फ्लूइड पार्ट है वो स्ट्रोमा में होगा। एक स्पेशल टाइप का जो ग्रेनम है, जो ये आपका मैं क्लियर कर दूं, डार्क रिएक्शन है, नॉट फ्लूइड पार्ट, है ना। जो डार्क रिएक्शन है वो फ्लूइड पार्ट में होगा और फ्लूइड पार्ट में क्या आएगा? स्ट्रोमा आएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का होता क्या है ना। अब चलो हेडिंग लगाएंगे, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है
हम समझ गए कि मेम्ब्रेनस पार्ट में हो रहा है और ये लाइट की प्रेजेंस में होता है। होता क्या क्या है जरा समझते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, यानी लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। अब आपको हो गया सर ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, अभी हम समझेंगे कि लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। यही तो है बेटा जी थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन, और इसी थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन पर फोटोसिस्टम होते हैं। दो तरह के होते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड, जिसके अंदर कुछ केमिकल, कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। बेसिकली सनलाइट के अंदर होता है सोलर एनर्जी, और उस सोलर एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। यानी इसीलिए तो लाइट रिएक्शन इसको कहते हैं, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। सनलाइट का सोलर एनर्जी इस मॉलिक्यूल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा और उसके बाद उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो दूसरी बात क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, है ना। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद यहां पर होगा फोटोलाइसिस या फोटोलिसिस ऑफ वाटर। लाइट रिएक्शन में दो बातें अभी तक सीखा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये क्या होता है अभी आप समझेंगे कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, एटीपी और NADPH2 बनता है। तो यहां पर PS सेकंड के पास वाटर का डिसोसिएशन होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन इसको जाते हैं PS सेकंड को, और फिर जाकर के ये पूरी साइकिल चलती है। अभी बस इतना समझ जाओ कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इस थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में होता है। ये थैलेक्वाइड का ल्यूमेन है, खाली जगह है, उसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। बस अभी के लिए आप याद कर लो। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जस्ट वेट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, फिर हो गया फोटोलिसिस ऑफ वाटर। जब बेटा जी वाटर टूटेगा तो ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व, बात समझ में आ गई। और ये जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं किस पर्पज से कर रहे हैं, मेरा पर्पज क्या है, मेरा पर्पज यही है कि ATP एंड NADPH.H को बनाना। तो ये चार चीजें बेटा जी लाइट रिएक्शन में होंगी। वन बाय वन हम पूरा डिस्कस करेंगे, घबराइए नहीं आप, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि लाइट रिएक्शन में चार चीजें। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, थोड़ी सी झलक मैंने बताई कि सनलाइट की सोलर एनर्जी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स उसको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यहां से वाटर की स्प्लिटिंग होगी इस ल्यूमेन के अंदर, और यहां से जब वाटर टूटेगा तो ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगा। क्यों टूटेगा वाटर, क्योंकि PS सेकंड को इलेक्ट्रॉन देने के लिए, PS सेकंड को इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इस बात को याद रखिएगा। देन जब वाटर टूटेगा तो ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगा, और फिर ATP एंड NADPH2 का फॉर्मेशन भी होगा। तो चार चीजें। तो अब हम समझने जा रहे हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मतलब इस फोटो सिस्टम सेकंड और फर्स्ट के अंदर वो कौन कौन सा मॉलिक्यूल बैठा हुआ है जो सनलाइट के एनर्जी को ट्रैप कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, देखो फोटो सिस्टम के अंदर क्या है, ये पिगमेंट है, मॉलिक्यूल है, कुछ लोग बैठे हुए हैं जो सनलाइट को चुरा रहे हैं। अब हम वही देखेंगे कि ये लोग कौन कौन से हैं, है ना, किस टाइप के लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हम लोग देखेंगे, और उससे हम लोग ATP भी बनाएंगे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी करेंगे। तो पूरी प्रोसेस हम देखेंगे वन बाय वन। तो अभी हम लोग समझते हैं कि इस सिस्टम के अंदर कौन से मॉलिक्यूल बैठा है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हेडिंग लगाएंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट।
हम लाइट रिएक्शन को और डिटेल करेंगे, है ना, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे फोटो सिंथेटिक पिगमेंट के बारे में बेटा जी। हम तो इतना बात समझ जाए कि लाइट रिएक्शन मेम्ब्रेनस पार्ट में हो रही है, देखो क्योंकि मेम्ब्रेन के पास ही तो वो क्षमता है, वो पिगमेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी, तो जहां लाइट एब्जॉर्ब होगा वहीं तो रिएक्शन चलेगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। हेडिंग लाएंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, चलिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है, देखिए जरा ईमानदारी से। फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स, बेटा जी पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स आर दोज मॉलिक्यूल, ध्यान से मेरी बात सुनना, किसकी मैं बात कर रहा हूं, वही थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पर जो दो बॉक्स देख रहे थे ना, पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट, उसी में ये पिगमेंट है, मॉलिक्यूल्स हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर दोज मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, यानी ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर दोज मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, है ना बेटा जी। अब ये जो पिगमेंट इस थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पर बैठे हैं, ये फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है इसके अंदर, इस बॉक्स में बंद है, फोटो सिस्टम के अंदर, फोटो सिस्टम सेकेंड फर्स्ट के अंदर, इनकी एक क्षमता है, सनलाइट की जो सनलाइट होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है ना, सनलाइट कोई एक लाइट नहीं है, दिस इज द मल्टीपल लाइट, है ना, विबग्योर है पूरा, तो उसमें केवल ये, यानी सनलाइट की मल्टीपल लाइट है, रेड लाइट है, ब्लू लाइट है, ग्रीन है, ऑरेंज है, रेड है, हर चीज है, तो उसमें से केवल 400 to 700 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्जॉर्ब कर पाते हैं। उनकी भी एक क्षमता है, ऐसा नहीं कि भाई सनलाइट में यूवी रेज भी है ना, कई सारी रेज हैं, कई सारी वेवलेंथ की लाइटें हैं जो सब इफिशिएंट नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ 400 to 700 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही एब्जॉर्ब कर पाता है, इसीलिए इस लाइट को पार बोलते हैं या पास बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन या फोटोसिंथेटिकली एक्टिव स्पेक्ट्रम। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा जी। तो हम समझ गए कि अच्छा सर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो इस फोटो सिस्टम के अंदर मेम्ब्रेन में धसे रहते हैं। भाई कोई भी मेम्ब्रेन है, किसकी बनी है, लिपिड प्रोटीन की, है ना, तो लिपिड प्रोटीन की मेम्ब्रेन में ये फोटो सिस्टम के फॉर्म में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इंबेडेड रहते हैं बेटा जी। क्लियर। अब ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो सनलाइट, अब आप कहोगे सनलाइट की जो एनर्जी है बेटा जी, वो सनलाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है ना, तो जैसे ही सनलाइट आएगी उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा 400 to 700 रेंज वाला, है ना बेटा जी। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, 400, फिर इसी पर आते हैं, 400 to 700 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट में पूरा आपका विबग्योर है, क्या है बेटा जी, पूरा विबग्योर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। अब आप हमें बताएंगे कि इन सारे वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या एक फोटोसिंथेटिक मॉलिक्यूल, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्या इसको इतने सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है? भाई 400 है, 450 है, 500, 550, 600, कई सारी वेवलेंथ की लाइट है ना, पूरा विबग्योर है, नहीं कर सकता। आपके मन में सवाल आएगा कि नहीं सर, हर वेवलेंथ के लिए एक मॉलिक्यूल ही काफी है, यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक विजिबल लाइट के वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, एक के अंदर ऐसा नहीं है कि इतने रेंज की सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। इसीलिए बेटा जी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कई टाइप्स के होते हैं, है ना। पहला होता है क्लोरोफिल, दूसरा होता है कैरोटीनॉइड्स, और तीसरा होता है फाइकोबिलेंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर दोज मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, और विजिबल लाइट जो होती है सोलर एनर्जी होती है, वो जो चलती है तो वो फोटोन के फॉर्म में, क्योंकि उसकी एनर्जी को फोटोन बोलते हैं ना, फोटोन एनर्जी पैकेट प्रेजेंट इन द सनलाइट, तो फोटोन के फॉर्म में चलती है। उस लाइट को एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसीलिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कई टाइप्स के होते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स। तो एक एक को समझेंगे कि क्लोरोफिल क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स क्या होता है, फाइकोबिलिन्स क्या होते हैं। चलिए बेटा जी समझते हैं। हेडिंग लाएंगे क्लोरोफिल। चलिए क्लोरोफिल से बात करेंगे हम कि क्लोरोफिल क्या है। बिल्कुल बेहतरीन ढंग से ईमानदारी से हम लोग समझेंगे, एक एक बात समझ में आएंगे अगर आप फोकस करेंगे तो। यहां क्लोरोफिल जो होता है एक ग्रीन पिगमेंट्स है। क्या है बेटा जी? ग्रीन पिगमेंट्स। तो क्लोरोफिल कैसा है? ग्रीन पिगमेंट्स। आप बचपन में पढ़ रहे होंगे कि जो प्लांट्स की लीफ है वो ग्रीन होती है, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल के भी कई टाइप्स होते हैं। क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल सी होता है ना। कई टाइप्स हैं क्लोरोफिल के बेटा जी, यानी लगभग 7 टाइप्स के क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए बी सी डी ई है ना, ये 5 हो गए, और 2 और क्लोरोफिल हैं जो बैक्टीरिया में मिलते हैं। एक है बैक्टीरियो क्लोरोफिल और एक है बेटा जी बैक्टीरियोबिरिडी। तो ये 7 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल हैं जो ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्लोरोफिल है, सबसे पहले क्लोरोफिल बनता कैसे है इसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ एमिनो एसिड होते हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए होते हैं, ग्लाइसिन एमिनो एसिड होती है, मैग्नीज होती है, नाइट्रोजन है ना, मैग्नीशियम, ये सारे मिलकर के सबसे पहले बनाते हैं प्रोटो क्लोरोफिल। क्या बनाएंगे बेटा जी? प्रोटोक्लोरोफिल। प्रोटोक्लोरोफिल इज द प्रिकर्सर ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल से पहले बनता है प्रोटोक्लोरोफिल, कुछ मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं। इस प्रोटोक्लोरोफिल में 2 हाइड्रोजन जुड़ता है लाइट की प्रेजेंस में, और तब जाकर यह कन्वर्ट होता है बेटा जी क्लोरोफिल में। इतनी बातें समझ में आ गई? तो प्रोटोक्लोरोफिल इज द प्रिकर्सर ऑफ क्लोरोफिल, 2 हाइड्रोजन एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड देन कन्वर्टेड इनटू क्लोरोफिल, तब जाकर वो फंक्शन करता है। अब हम 1 बाय 1 करके बात करेंगे, क्लोरोफिल ए और बी से डिटेल बात करेंगे कि क्लोरोफिल ए और बी है क्या। चलिए शुरू करते हैं। समझ में आई इतनी बातें? क्लोरोफिल के बारे में मैंने आपको बताया, ग्रीन कलर पिगमेंट है, 7 टाइप्स के हैं। सबसे पहले प्रोटोक्लोरोफिल बना, 2 हाइड्रोजन लाइट के प्रेजेंस में उसको दे दिए तो बेचारा कन्वर्ट हो गया क्लोरोफिल में, अब जाकर फंक्शनल हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा जी क्लोरोफिल ए से। देखो क्लोरोफिल ए को कहा जाता है बेटा जी यूनिवर्सल पिगमेंट। क्या कहा जाता है? मैं पहले लिख दूं, यूनिवर्सल पिगमेंट। क्लोरोफिल ए को कहा जाता है यूनिवर्सल पिगमेंट। अब आपके मन में सवाल आएगा और आना भी लाजमी है कि सर व्हाट इज मीन्स ऑफ यूनिवर्सल पिगमेंट। देखो बेटा जी, जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो भी फोटोसिंथेटिक प्लांट है, मतलब जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है और प्लांट का अपना खाना खुद बन रहा है, मतलब बॉडी के अंदर ग्लूकोज बन रहा है, उसके अंदर क्लोरोफिल ए होगा ही होगा। मतलब क्लोरोफिल ए बॉस है, ऐसे समझो, हर जगह रहेगा। यूनिवर्सल पिगमेंट हो गया, मतलब इट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटोसिंथेसिस। ऐसा मत कह देना कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो क्लोरोफिल ए होगा ही होगा। जैसे बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होता है बट ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलता है, तो क्लोरोफिल ए वहां होगा जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होगा, मतलब जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर रिलीज हो रहा है। क्लियर? दूसरी बात,
क्लोरोफिल ए को हम लोग कहते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या कहते हैं बेटा जी? रिएक्शन सेंटर कहते हैं। अब क्यों कहते हैं अभी समझा रहे हैं। क्लोरोफिल ए को हम लोग प्राइमरी मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, है ना। अब मतलब समझिए, मैंने बोला था कि ये है थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन, जितने भी पिगमेंट है, चाहे क्लोरोफिल हो, कैरोटिनॉइड्स हो, हायर प्लांट्स में, है ना, फाइकोब्लिन्स तो नहीं मिलते हैं, लोअर प्लांट्स में मिलते हैं, एल्गी वगैरह में। तो ये कैरोटिनॉइड और क्लोरोफिल इस तरीके से फोटो सिस्टम के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर। क्लियर? तो रिएक्शन सेंटर कहने का मतलब ये है कि क्लोरोफिल ए जो होती है वही मेन मॉलिक्यूल है, उसके बाद क्लोरोफिल बी भी है, कैरोटीन भी है, ज़ेंथोफिल है, सारे पिगमेंट हैं। बट सनलाइट को सारे पिगमेंट एब्जॉर्ब करेंगे और उस सनलाइट की एनर्जी को फाइनली देंगे क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल के पास, और तब जाकर के क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल इस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बाहर भेजेगा। यानी मेन रिएक्शन यहीं से स्टार्ट होगी, मेन साइकिल यहीं से स्टार्ट होगी। क्लियर? तो इसीलिए इसको कहते हैं रिएक्शन सेंटर। फिर से समझिए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक ग्रुप में है, उस ग्रुप का मुखिया है, उस ग्रुप का मालिक है क्लोरोफिल ए। सारे लोग उस ग्रुप के पिगमेंट हैं, तो पिगमेंट मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करके अपने मालिक को, अपने बॉस को देंगे और उससे रिएक्शन स्टार्ट होगा, इसीलिए इसको रिएक्शन सेंटर कहते हैं। क्लियर? क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जितने भी हैं वो सबका काम है विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करना। क्लियर बेटा जी? अब क्लोरोफिल ए का फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। क्लोरोफिल ए का फार्मूला होता है C55H72O5N4Mg, है ना। क्लोरोफिल ए का फार्मूला होता है, याद रखिएगा, C55H72O5N4Mg विथ मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप इसमें होगा? CH3 ग्रुप होगा बेटा जी। अभी हम देखेंगे, स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो क्लोरोफिल ए एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, यूनिवर्सल पिगमेंट है ना। रिएक्शन सेंटर इसको कहते हैं, इसको प्राइमरी मॉलिक्यूल कहते हैं, और इसका फार्मूला है C55H72O5N4Mg। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब क्लोरोफिल ए जो होता है वो डार्क ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, एकदम ब्लूइश ग्रीन, एकदम डार्क ग्रीन जिसको कह सकते हैं, उस कलर का ये पिगमेंट होता है। मतलब जहां पर रहेगा उस पार्ट को डार्क ग्रीन करेगा। क्लोरोफिल ए का जो स्ट्रक्चर हम देखें, क्लोरोफिल ए का, वो टैडपोल लाइक होता है। कैसे होता है बेटा जी? टैडपोल। टैडपोल मतलब फ्रॉग का लार्वा, फ्रॉग का यंग वंश, है ना। टैडपोल का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा कि एक उसमें हेड होता है और एक उसमें क्या होता है? टेल होता है, नेक नहीं होता है। तो क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही होता है, एक हेड होता है और एक उसमें टेल होता है। जो क्लोरोफिल ए का हेड है वो होता है पोरफायरिन हेड, यानी वो पोरफायरिन रिंग का बना होता है। और जो टेल है बेटा जी वो है फाइटोल टेल। जो टेल है वो फाइटोल टेल है और जो हेड है वो पोरफायरिन हेड होता है। अब सुनो, जो पोरफायरिन हेड होता है उसमें 4 यानी 4 है ना टेट्रापाइरोल रिंग होते हैं उसके अंदर। टेट्रापाइरोल रिंग मैं जरा दिखा दूं उसका स्ट्रक्चर, हेड का अरेंजमेंट और टेल का अरेंजमेंट, ध्यान समझिएगा। अभी हमने इतना समझा कि क्लोरोफिल ए में एक हेड है और एक टेल है। अब यहां समझो, देखो इसमें टेट्रापोरफायरिन हेड, मैं एक जल्दी से आपको बनाकर समझा दे रहा हूं होता कैसे है। देखिए इस तरीके से पोरफायरिन रिंग होते हैं, जो 4 पोरफायरिन रिंग होता है बेटा जी, है ना। ये देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो इसको क्या कह सकते हैं? टेट्रापोरफायरिन हेड। अभी हेड बना रहे हैं जो पोरफायरिन हेड होता है, पोरफायरिन रिंग का बना होता है। सेंटर में एक मैग्नीशियम होता है बेटा जी। मैग्नीशियम आयोनिक फॉर्म में नहीं होता है, मैग्नीशियम का डायरेक्ट एटम होता है सेंटर में, याद रखिएगा।
ये देखो नाइट्रोजन, ये मैग्नीशियम 4 पोरफायरिन रिंग है, तो 2 पोरफायरिन रिंग के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा और 2 पोरफायरिन रिंग के साथ बेटा जी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इतनी बातें समझ रहे हो? चलो जरा बाहर बाहर कार्बन काउंट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना, बार बार मैंने कार्बन काउंट कर लिया। अब ये जो जितने पोरफायरिन रिंग हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ध्यान सुनो, क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। तो इसीलिए भाई कनेक्टेड हैं यानी क्लोज्ड हैं एक दूसरे से, तो क्या कह सकते हैं? क्लोज्ड टेट्रा, 4 है ना, देखो ना 1 2 3 4, बोलो हाँ या ना। तो क्लोज्ड टेट्रा पोर फायरिन हेड। हेड कैसा है? क्लोज्ड टेट्रा पोर फायरिन हेड। क्लोरोफिल का हेड कैसा है? जल्दी बोलो। क्लोज्ड, आपस में क्लोज्ड है, टेट्रा 4 पोरफायरिन रिंग है। सेंटर में कौन है? जल्दी बोलो। मैग्नीशियम, 2 नाइट्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड, 2 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। चलो अब इस सेकेंड पोरफायरिन रिंग के 3rd कार्बन पर होता है बेटा जी CH3 ग्रुप। दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड पोरफायरिन रिंग के यानी सेकेंड है ना पोरफायरिन रिंग के 3rd कार्बन पर होता है CH3 मेथाइल ग्रुप। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखोगे? बोलो हाँ या ना। सेकेंड पोरफायरिन रिंग के 3rd कार्बन पर कौन सा ग्रुप हो गया? मेथाइल ग्रुप। क्लियर? चलो अभी हेड कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा ना कहते ना कि हेड कंप्लीट है। अब सुनो, 6th कार्बन पर साइक्लोपेंटेनोन रिंग होता है, एक रिंग होता है, बस उसको आप ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, ये है साइक्लोपेंटानोन रिंग, है ना। साइक्लोपेंटानोन रिंग होता है। अब जाकर के हेड कंप्लीट हुआ क्लोरोफिल का, है ना, जिसको आप कहते हो ना कि टेट्रापोरफायरिन हेड है, तो हेड कंप्लीट हुआ। इसके 7th कार्बन पर बेटा जी यहां पर ध्यान सुनना, एक एसिड होता है जिसको कहते हैं प्रोपियोनिक एसिड। क्या कहते हैं? प्रोपियोनिक एसिड, CH2 COOH। इसके 7th कार्बन पर यानी 4th पोरफायरिन रिंग के या पाइरोल रिंग के 7th कार्बन पर एक एसिड होता है, उस एसिड का नाम है प्रोपियोनिक एसिड, CH2 COH। अब यहां पर हेड जाकर कंप्लीट हुआ और इसी 7th कार्बन पर जुड़ना है एल्कोहल। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ऊपर मैंने बनाया था कि जो हेड होता है पोरफायरिन हेड होता है, जो टेल होता है वो क्या होता है? फाइटोल। ऑल मींस एल्कोहल। तो इस हेड से टेल जुड़ेगा यानी एल्कोहल का पार्ट जुड़ेगा। अब इस 7th कार्बन पर जुड़ेगा, ऑलरेडी 7th कार्बन पर COOH है, यानी क्या है? एसिड है ना बेटा जी। तो एसिड और ऑल एल्कोहल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? जल्दी बोलो, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ईस्टर बॉन्ड। और यहां से ये आके टेल जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ ईस्टर बॉन्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स का मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया कि क्लोरोफिल ए में रिमेंबर क्या क्या करना है वो मैं आपको बता दूं बेटा जी। क्लोरोफिल ए में टेट्रापोरफायरिन हेड है जो क्लोज्ड है एक दूसरे से, बीच में मैग्नीशियम का डायरेक्ट एटम है, क्लोज टेट्रापोरफायरिन हेड हो गया। सेकेंड पोरफायरिन रिंग के 3rd कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है। 7th कार्बन यानी 4 है ना पोरफायरिन रिंग के, पोरफायरिन रिंग 4th पोरफायरिन रिंग के 7th कार्बन पर एल्कोहल जुड़ा है। एल्कोहल और एसिड के बीच में ईस्टर बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ एसिड है और एसिड से एल्कोहल जोड़ रहे हो इसलिए ईस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया क्लोरोफिल ए। अब बात करेंगे क्लोरोफिल बी की। अब बात करेंगे बेटा जी क्लोरोफिल बी की, ध्यान से सुनिएगा। क्लोरोफिल बी क्या है? क्लोरोफिल बी, देखो क्लोरोफिल बी जो होता है एल्विस ग्रीन कलर का, मतलब ये भी ग्रीन कलर का है बट ये लाइट ग्रीन कलर का है ना, पूरा डार्क ग्रीन नहीं है।
क्लोरोफिल बी जो होते हैं ये भी हर जगह लगभग पाए जाते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला है C55H70O6N4Mg विथ CHO ग्रुप, है ना। तो क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला याद रखिएगा C55H70O6N4Mg। इसको रिमेंबर कैसे करोगे, याद रखना। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला आपने क्या लिखा, C55H72O5N4Mg। हर चीज सेम है, बस क्लोरोफिल ए में CH3 ग्रुप है और क्लोरोफिल बी में बेटा जी CHO ग्रुप है, जिसकी वजह से इसका फॉर्मूला चेंज हो गया। जब CH3 ग्रुप है तो क्लोरोफिल, अच्छा देखो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मैग्नीशियम सब में सेम होगा। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मैग्नीशियम सब में होगा, सेम नहीं होगा, सब में होगा। उसके नंबर बदलेंगे। देखो बेटा जी, अगर CH3 ग्रुप था तो C55H72O5N4Mg है। अगर थर्ड कार्बन पर CHO ग्रुप लग जाए, हेड के थर्ड कार्बन यानी सेकेंड पोरफायर रिंग के थर्ड कार्बन पर, तो देखो फार्मूला चेंज हो गया। C55H जब CH3 था तो H72 था। देखो CH3 यहां पर एक ही H है, यानी 2 H कम हो गया, इसीलिए बेटा जी इस फॉर्मूले से मैंने 2 H कम लिखा। समझ में आ गई। यहां पर CH3 है तो O5 है, यहां पर CHO है, एक O ऐड हो गया, तो इस फार्मूला में एक O ऐड कर दिया। N4Mg कॉमन है, A हो B हो सब में N4Mg कॉमन रहता है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये बेटा जी क्लोरोफिल बी का है। बाकी क्लोरोफिल सी नहीं पढ़ना है, डी नहीं पढ़ना है, कोई रेड एल्गी में है, कोई येलो एल्गी में है, कोई येलो ब्राउन एल्गी में है, उसमें होता है। और बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो बिरिडीन और बैक्टीरियो, मैंने जो क्लोरोफिल बताया आपको, तो वो होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने क्लोरोफिल से बातें की। अब हम दूसरा जो पिगमेंट है उसका नाम है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड, है ना। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं बेटा जी टर्पीन के डेरिवेटिव होते हैं, बस इतना याद करना, टर्पीन के डेरिवेटिव होते हैं, है ना। ये येलो ऑरेंज कलर के होंगे। किस कलर के? येलो ऑरेंज इन कलर होंगे बेटा जी। जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक होगा कैरोटीन और दूसरा होगा ज़ेंथोफिल। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या आपको बता रहा हूं कि क्लोरोफिल मैंने पहले बताया, उसके बारे में बताया, फिर दूसरा पिगमेंट है कैरोटीनॉइड। ये येलो ऑरेंज कलर का पिगमेंट है। ये 2 टाइप के होते हैं, कैरोटीन और ज़ेंथोफिल। कैरोटीन C40H56 है और ये हो C40H56O या O2 भी लिख सकते हैं या O भी लिख सकते हैं। क्लियर बेटा जी। तो ये है कैरोटीन में अल्फा बीटा गामा आ जाएंगे और ज़ेंथोफिल में, है ना, सबसे कॉमन ज़ेंथोफिल में ल्यूसीन आ जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ल्यूटीन कॉमन ज़ेंथोफिल हो गया, अल्फा बीटा गामा ये कैरोटीन टाइप है, उसमें से बीटा कैरोटीन मोस्ट कॉमन है। इतनी बातें समझ पाए हो बेटा जी। और तीसरा जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है फाइकोबिलेंस। तीसरा क्या है? फाइकोबिलेंस, जो लोअर प्लांट्स में होंगे। ये भी 3 तरह के होते हैं, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरेथ्रिन, फाइकोएलोएरेथ्रिन, ऐसे करके होते हैं, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरेथ्रिन, है ना। तो यहां पर फाइकोबिलेंस लोअर प्लांट्स यानी एल्गी में होते हैं। कोई रेड एल्गी यानी रेड एल्गी है तो वहां पर फाइकोएरेथ्रिन होगा, है ना, क्योंकि इरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल्स, तो फाइकोएरेथ्रिन जिसमें होगा, जिस एल्गी में, वो रेड एल्गी होगा। फाइकोसाइनिन होगा तो ब्लू एल्गी होगा। येलो फाइकोसाइनिन होगा तो कौन सा? ब्लू होगा। तो कहने का मतलब ये है बेटा जी कि इस तरीके से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं प्लांट्स में, जिनका काम है प्लांट के पार्ट को कलर देना और उसके बाद विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करना। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर इतने सारे पिगमेंट का करेंगे क्या? इतने सारे पिगमेंट का हम फोटोसिंथेटिक
जो फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड है उसमें ये सारे पिगमेंट को बंद करेंगे और कहेंगे कि जो भी 400 यानी 400 टू 700 nm की वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसको एब्जॉर्ब करके मेन रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल ए को देना, ताकि वहां से रिएक्शन स्टार्ट हो, उस सनलाइट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बाहर निकले और उस सनलाइट की एनर्जी को बाहर निकाल करके हम डिफरेंट लेवल पर एटीपी और NADPH2 बना लेंगे, जो लाइट रिएक्शन का मेरा मेन पर्पस है। बेटा जी इतनी बातें समझ में आ गई, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।